वास्को डी गामा 20 मई यही स्मॉल डेट दे देगा, तो बहुत सारे लोग उलझ जाते हैं इसमें। तो इसके अंदर से प्रश्नों को कि हमें जानना है, और इस प्रकार जो है एक क्वेश्चन से कम आपका जो है 10 से 15 क्वेश्चन जो है आपका निकालूंगा, और बहुत सारे प्रश्न आपका जो आज की इस वीडियो में पूछ जाएगा। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 20 मई 1498 ईस्वी को आया था। 20 मई 1498 ईस्वी को। बिल्कुल कहानी टाइप से पढ़ना है। कहाँ आया था? भारत के कोई स्थान पे आया होगा, तो कलिकट नामक स्थान पे आया। तो कलिकट कहाँ है? तो यह केरल राज्य में है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब नाव से उतना दूर से उसका क्या लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज पहचानने में दिक्कत आता होगा, बहुत सारे परेशानियां, वहां भीड़ लगा होगा। तो उसका वेलकम जब पता चला ये बहुत दूर यूरोप से आया है, इतिहास के द्वारा जो झंडा उंडा जो भी होगा उस साइड से जो पता चला होगा, तो राजा जमोरिन इसका जो है वेलकम किए थे। कौन स्वागत किए थे? तो राजा जमोरिन जो थे ये इनका वास्को डी गामा का जो है स्वागत किए थे। तो 20 मई 1498 ईस्वी को कलिकट केरल नामक जगह पे आए थे, और इसको स्वागत जो है राजा जमोरिन किए थे। और इनसे क्वेश्चन बनता है, यह गए थे कब? आए थे तब, गए कब थे? तो ये 1502 ईस्वी में वापस लौट गए थे। 1502 ईस्वी में वापस लौट गए। कॉपी कलम निकाल करके इसे जो है लिख लेना, वापस लौट गए थे। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा वापस लौट गए थे। इनकी मृत्यु कब हुआ? तो मृत्यु हुआ, इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि 12 अक्टूबर 1522 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। 12 अक्टूबर 1522 ईस्वी में इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। 1522 नहीं, 1524 ईस्वी में, 1524 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। 12 अक्टूबर 1524 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इनकी मृत्यु कोच्चि में होती है, कोच्चि, और कोच्चि केरल में एक शहर है, कोच्चि केरल। इसका मतलब जब एक बार गए तो फिर वापस लौट कर आए होंगे। तो ये है वास्को डी गामा की पूरी कहानी। इससे क्वेश्चन इतना पूछ सकता है। यह यूरोप से आने वाले प्रथम व्यक्ति थे जो भारत आए थे। दुनिया के लिए भारत का खोज 1498 में हुआ था, लेकिन भारत का खोज कितना भारत अनंत है ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम होगा। इसका कभी निर्माण न हुआ, न कभी जो है अंत होगा। तो वास्को डी गामा 20 मई 1498 ईस्वी को भारत आया था, कलिकट केरल में। राजा जमोरिन वेलकम किए थे, स्वागत किए थे। फिर 1502 में वापस गए थे, फिर आए होंगे लौट करके, क्योंकि यह व्यापारी टाइप का थे और व्यापार करने के लिए जो है यह रास्ता का खोज किया था। और कोच्चि के केरल में इनका इंडिया में ही मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या है? तो इसका प्रतीक हम लिख ही देते पहले, कमल और रोटी। कमल और रोटी इसका चिन्ह था। स्वतंत्रता संग्राम इसे माना जाता है, लेकिन असल में यह बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि यह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। सभी लोग अपने रियासतों को छुड़ाने के लिए लगे रहते हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो इसकी शुरुआत जो है कौन किए थे? तो मंगल पांडे किए थे। प्रारंभ हम लिख देते हैं 1857 की क्रांति। 18 इसे हम अलग पेज में ही लिख देते हैं, 1857 की क्रांति। इसे हम अलग पेज में ही यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। 1800 रिवोल्यूशन ऑफ 1857। तो इसकी प्रारंभ जो हुआ था, प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857। 10 मई 1857 ईस्वी में। कौन किए थे शुरू? तो ये किए थे जो है मंगल पांडे। विद्रोह हुआ था पहले, मंगल पांडे कौन थे? क्वेश्चन आता है। मंगल पांडे जो है 34वीं बंगाल रेजिमेंट, अभी भी रेजिमेंट रहता है, राजपुताना रेजिमेंट हो गया, आपका जो है असम राइफल रेजिमेंट हो गया, आपका महार रेजिमेंट हो गया, जाट रेजिमेंट हो गया। उसी तरह से यह 34वीं बंगाल इन्फेंट्री रेजिमेंट था। इन्फेंट्री का मतलब होता है जो पैदल सैनिक होता है, उसे इन्फेंट्री बटालियन में यह काम करते थे, मतलब सैनिक थे उसमें जो एक साधारण सी सैनिक थे। और चर्बी वाला कारतूस को लेकर के विवाद हुआ था, ये बात आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। तो 34वीं बंगाल इन्फेंट्री बटालियन में थे। हमको क्वेश्चन पढ़ना, कहानी उतना नहीं पढ़ना, इसीलिए हम लोग जितना ज्यादा इससे इंपोर्टेंट प्रश्न हम निकालने की कोशिश करेंगे। 10 मई 1897 ईस्वी को, स्मॉल डेट याद रखना, बहुत फेमस है। 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। मंगल पांडे शुरुआती किए थे। 34वीं बंगाल इन्फेंट्री बटालियन में यह एक साधारण से सैनिक थे। विवाद का मुख्य कारण था चर्बी वाला कारतूस।
कारतूस जो चमड़ा का बना रहता था। और हिंदू धर्म में जो है ब्राह्मण या किसी को भी जो है चमड़ा में मुंह लगाना जो है अपराध माना जाता है, उसे धर्म विरुद्ध माना जाता है। और जो कारतूस जो खुलता था वो चमड़ा का बना रहता था, इसीलिए मंगल पांडे और ने इनका जो है विरोध किया और इसी कारण उनको जो है बैरकपुर छावनी में फांसी भी दे दिया गया था। मंगल पांडे की मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में कहाँ फांसी दे दिया गया था? अंग्रेज के समय फांसी ज्यादा दिया जाता था, फांसी दे दिया गया बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी में इनकी जो है फांसी दे दिया गया। ये थे हमारे मंगल पांडे। तो मंगल पांडे का जन्म 1527 माना जाता है। 1527 ईस्वी में जन्म हुआ था, सॉरी 1827 में जन्म हुआ था। जन्म नहीं पूछता, 1857 के क्रांति का मुख्य नायक कौन है? तो मंगल पांडे थे। और प्रारंभ 10 मई 1857 में हुआ था। क्या करते थे? तो बंगाल 34वीं इन्फेंट्री बटालियन में एक साधारण सी सैनिक थे और चर्बी वाला जो चमड़ा वाला कारतूस था उसको लेकर के यहाँ पे विवाद हुआ था और इसीलिए जो है 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को इनको जो है फांसी दे दिया गया। लेकिन यह आंदोलन जब प्रारंभ हो गया तो यह आंदोलन रुका नहीं और इसका कमल और रोटी का चिन्ह लेकर के जो है पूरे जो है रियासत के जो राजा थे सभी को, तो बात तो यह है कि सभी को अंग्रेज से था ही जी के मनमुटाव, लेकिन खुल करके नहीं आ रहे थे। जब देखा कि नहीं अब जो है सभी लोग लड़ रहे हैं अपने लिए, तो बहुत सारे राजा ने जी की अपनी जो रियासत का राजा थे वो लोग जो है भाग लिए और इस रिवोल्यूशन को जो है पूरे भारत में फैल गया। ऐसा लग रहा था कि आजादी मिल जाएगा, तो फर्स्ट रिवोल्यूशन इसे माना जाता है। इसे आप देख सकते हैं केंद्र, इसे दिल्ली में अलग अलग रियासत में कौन नेतृत्व कर रहा था? तो दिल्ली में मुगल वंश के बहादुर शाह जफर और बक्कत खां ये जो है नायक थे, मतलब वहां से लड़ाई के लिए कर रहे थे प्रेरित। उसको दबाने के लिए अंग्रेज के तरफ से कौन था? तो निकलसन हडसन। इसे आपको रट जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे रटना है कि दिल्ली बहादुर शाह जफर निकालो हडसन, बहादुर शाह जफर निकलसन हडसन। कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे, नाना साहब दूसरे व्यक्ति थे, तात्या टोपे दूसरे थे, मतलब दो व्यक्ति थे यहाँ से नेतृत्व कर रहे थे। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे और अंग्रेज के तरफ से कैंपबेल था। दोनों ओर से लड़ाई होता तो दोनों ओर से होता, तो इधर से कैंपबेल को नेतृत्व अंग्रेज करने के लिए दिया था, वो विद्रोह को दबाने के लिए, और इधर से जो है विद्रोह को उकसा रहे थे कौन? नाना साहब तात्या टोपे। लखनऊ से बेगम हजरत महल, दो महिला जो है इस रेवोल्यूशन में काम करती है, बेगम हजरत महल और झांसी की रानी। तो बेगम हजरत महल लखनऊ से थी और इनको हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल, मतलब कैंपबेल जो कानपुर वाला था वही कैंपबेल यहाँ भी आ गया था। तो हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल, सोचिए एक महिला को दबाने के लिए यहाँ से दो जो है विद्रोह को दबाने के लिए दो जो है अंग्रेज की तरफ से मुख्य जो कमांडर था उसे भेजा गया था। झांसी के नेतृत्व जो ग्वालियर की रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, और ये लक्ष्मीबाई को दबा रहे था कौन? हुर्रोज जो था लक्ष्मीबाई से युद्ध कर रहा था। इलाहाबाद, जिसे अभी प्रयागराज बोला जाता है, लियाकत अली बहुत फेमस है। कर्नल नील जो है लड़ाई लड़ रहा था अंग्रेज की तरफ से। जगदीशपुर से, जिसे आरा भी बोला जाता है, जगदीशपुर जिसे आरा बिहार के लिए फेमस, इसीलिए क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना है। कुंवर सिंह और विलियम टेलर और बिसेंट आयर, और बरेली से खान अब्दुल गफ्फार, खान बहादुर खान और हडसन, और फैजाबाद जिसे अयोध्या बोला जाता है, मौलवी अहमद उल्ला और कर्नल नील। ध्यान से देखो तो इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिल करके जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, क्योंकि उस समय हिंदू और मुस्लिम की आबादी लगभग जो है आसपास ही थी, अपने चरम बराबर ही थी, क्योंकि उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग अलग नहीं था। तो इतने सारे लोग जो है कि भाग लिए थे, और इसीलिए यह सब बहुत इंपोर्टेंट बनता। आपको केवल यह याद नहीं रखना है कि मंगल पांडे शुरू किया था और दिल्ली से बहादुर जफर खां था, ये सभी के सभी इंपोर्टेंट है बिहार पुलिस के लिए। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पालखेड़ा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो पालखेड़ा पहले हम बता देते, नाम आप लोग नया सुने होंगे, यह एक गांव का नाम है, और गांव का नाम उटपुटांग रहता ही है। गांव का नाम, चाहे आप अगल बगल अपने गांव किसी भी नाम का जो है देखे, तो गांव का ऐसा ऐसा नाम रहता है जिसका कोई अस्तित्व भी नहीं पता चलता है। तो पालखेड़ा एक गांव था। इस युद्ध के बारे में जान लेते थोड़ा सा, पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो पालखेड़ा का युद्ध वारेन हेस्टिंगस
जो वारेन हेस्टिंग्स नहीं था, पलखेड़ा का युद्ध में जो था, पलखेड़ा के युद्ध में आपका नेतृत्व कौन रहा था? पलखेड़ा का युद्ध, हाँ मराठा। पलखेड़ा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ये मराठा के बीच हुआ था और हैदराबाद के निजाम, वर्सेस लिख सकते हैं हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद के निजाम और मराठा का पेशवा जो बाजीराव द्वितीय था, बाजीराव प्रथम था, बाजीराव प्रथम। पेशवा कौन नियुक्त कर रहे थे? तो बाजीराव प्रथम। महाराष्ट्र का गांव है पलखेड़ा का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? मराठा और हैदराबाद के निजाम के बीच हुआ था। निजाम आसिफ अली खां था, इसका नाम था क्या चीज? उधर से जो हैदराबाद के निजाम था आसफ शाह था, आसफ शाह था हैदराबाद के निजाम। पालखेड़ा का युद्ध, नया क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यह गांव का नाम है, महाराष्ट्र का गांव है। पेशवा और बाजीराव प्रथम, पेशवा और हैदराबाद के आसफ शाह के बीच हुआ था। कब हुआ था? 6 मार्च 1728 ईस्वी को यह युद्ध हुआ था। ये 1728 ईस्वी में युद्ध शुरू हुआ था। 6 मार्च 1728 ईस्वी में यह संधि हो गया था, सॉरी इस दिन हो गया था संधि। और स्टार्टिंग जो हुआ था वो मात्र और मात्र 5-6 दिन पहले हुआ था, अप्रैल में हुआ था। फरवरी में 28 फरवरी प्रारंभ हुआ था, 28 फरवरी को प्रारंभ हुआ था, 28 फरवरी को हुआ था और 6 मार्च को क्लोज हो गया था। मौज और मौज जो 6 दिन युद्ध चला था और 6 दिन के युद्ध में आसफ शाह जो था, इसे जो है मराठाओं ने चारों ओर से घेर लिया था। रसद पानी बहुत चीज का दिक्कत हो गया था। आखिर में इन दोनों के बीच जो है 6 मार्च 1728 ईस्वी को समझौता होता है, संधि होता है और उस संधि को मूंगी पैठन संधि कहते हैं। मूंगी पैठन संधि कहा जाता है। कौन कौन संधि था? मूंगी पैठन संधि किसको किसको कहा जाता है? तो ये मराठा और हैदराबाद के निजाम के बीच जो संधि हुआ था उसे जो है मूंगी पैठन संधि के नाम से जाना जाता है। तो इतना सारा क्वेश्चन बनता है जी कि पालखेड़ा क्या है? गांव का है। कहाँ का गांव है? मराठा का गांव है। और पेशवा जो था, मराठा के पेशवा के राजा कौन थे? उस समय जो है बाजीराव प्रथम थे। और हैदराबाद के निजाम आसफ शाह, इन दोनों के बीच 6 दिन का युद्ध हुआ था, जिसमें जो लास्ट 6 मार्च को जो है क्लोज हो गया और दोनों के बीच समझौता हो गया, जिसे मूंगी पैठन संधि के नाम से जाना जाता है। और भी बहुत सारे जो इतिहास के प्रमुख युद्ध है, जिसे आप लोग एक नजर देख ले या फिर कॉपी में उतार लीजिए, बहुत फेमस ये सब युद्ध है। 261 ईस्वी में कलिंग का युद्ध हुआ था। अशोक और कलिंग नरेश खारवेल के बीच हुआ था, आपको मालूम होगा। जिसके बाद अशोक ने जो कि बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लिया। तो कलिंग युद्ध इसके नाम से जाना जाता है। 1775 ईस्वी में पलासी के बीच युद्ध हुआ था, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। पलासी बंगाल में एक गांव का नाम है, पलासी का 1757 में। उसी तरह 712 ईस्वी में सिंध का युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 92 में तराइन का द्वितीय युद्ध, 64 में बक्सर का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेज से। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। 26-27 में खानवा का युद्ध हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था, 1529 में घाघरा का युद्ध। और 1539 में चौसा का युद्ध, 40 में बिलग्राम का युद्ध, 56 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 56 में हुआ था। और 1556 में जो है हल्दी घाटी का युद्ध, मुगल के जो था अकबर था, हालांकि नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह, और मान सिंह से जो महाराणा प्रताप का जो भीषण युद्ध होता है हल्दी घाटी का युद्ध। और 1991 में कारगिल का युद्ध हुआ था। 1962 में इंडिया चाइना वार हुआ था। 71 में युद्ध हुआ था बांग्लादेश के लिए, जो भारत पाकिस्तान में। ये सभी इतिहास के युद्ध है। जो एग्जाम में युद्ध से क्वेश्चन आएगा तो यही सब स्वाभाविक सी बात है कि ये आएगा, या फिर ये इसमें से यह आ सकता है कि कौन युद्ध किस राजा के बीच हुआ था। ये सब पूछने का सिलेबस है। जीके और जीएस समुंदर है, आप उस समुंदर से जितना जो है छान सकते हैं जीके, उतना आपके लिए बेहतर है। सिख गुरु के कालक्रम, सिख धर्म के स्थापना की बात करें तो गुरु नानक देव किए थे। गुरु नानक देव, नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी, गुरु नानक देव जो है स्थापना किए थे सिख धर्म। गुरु नानक देव का जन्म जो है तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। तलवंडी पाकिस्तान,
अभी पाकिस्तान में, तलवंडी पाकिस्तान इसी में हुआ था। और कब हुआ था तो 1469 ईस्वी के आसपास जो है इनका जो है जन्म हुआ था। लेकिन सिख धर्म के सभी गुरुओं को जो कि लिस्ट हम लेकर के आए हैं, आप देख सकते हैं शुरू से अंत तक दिया हुआ 10 गुरु हुए सिख धर्म में। उन 10 गुरु के नाम, गुरु देव नानक महाराज जी से गुरुदेव गुरु गोविंद सिंह था। पहला जो है गुरु महाराज नानक देव, इनका जो है 1469 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1539 ईस्वी में मृत्यु हो गया था। 1469 में जन्म हुआ था और 1539 में मृत्यु हो गया था। और यह सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, यह सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। गुरु नानक महाराज का जन्म 1469 में हुआ था और 1539 में इनकी मृत्यु हो गया था। और यह सिख धर्म के प्रवर्तक माना जाता है, मतलब यही स्थापना किए थे। गुरु अंगद देव 39 से 52 तक रहे और ये गुरुमुखी लिपि थी। ईस्वी उतना इंपोर्टेंट नहीं याद रखना सभी का, ईस्वी बहुत हार्ड होता है, तो केवल ये याद रखना अंगद देव जो है गुरुमुखी लिपि की स्थापना की। गुरुमुखी लिपि की स्थापना किसने किया तो अंगद देव किया था। अमरदास जो है गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दी का निर्माण किया, गुरु के प्रचार के लिए 22 गद्दी का निर्माण। अब कालखंड देख सकते हैं, इसमें पूछता गुरु महाराज अर्जुन देव से क्वेश्चन आता है क्योंकि यह स्वर्ण मंदिर की स्थापना किए थे। और रामदास से क्वेश्चन आता है कि यह जो अमृतसर की स्थापना किए थे। जो इंपोर्टेंट हो हम बताते हैं। गुरु नानक से इसलिए क्वेश्चन आता है क्योंकि वह सिख धर्म के प्रवर्तक थे, वही स्थापना किए थे। और वह जो है राम नाम बिनुबीर थे जग जन्म। आप 10th में कविता भी पढ़े होंगे, मतलब यह निर्गुण भक्ति धारा के यह कवि थे। 1469 में जन्म हुआ, 1539 में मृत्यु हो गया था नानकाना साहिब में। और गुरु महाराज अंगद देव इसलिए फेमस है क्योंकि वह गुरुमुखी लिपि की स्थापना किए थे। अमरदास इसलिए फेमस है क्योंकि वह 22 गद्दी लगाए थे। और रामदास इसलिए फेमस है कि अमृतसर शहर के संस्थापक हुए थे, जहाँ आज गोल्डन टेम्पल है, जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस शहर के संस्थापक कौन थे तो अमरदास थी, रामदास थे, गुरु रामदास। अर्जुन देव इसलिए फेमस है कि वह स्वर्ण मंदिर बनाए थे। गुरु हरगोविंद अकाल तख्त की स्थापना किए। तो ये इनका काम जो है ज्यादा पूछता है, ईस्वी जन्म मरण नहीं पूछता ज्यादा, इनका काम और किस चीज के लिए इसे जो है संसार में जाना जाता है वो पूछता है। तो हरगोविंद देव को जाना जाता है अकाल तख्त की स्थापना के लिए, अकाल तख्त की स्थापना। गुरु हरराय को जाना जाता उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया था, उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया था। और यहाँ पे तेग बहादुर की हत्या पूछता, औरंगजेब द्वारा मृत्यु दंड जो है दिया गया था, किसको गुरु तेग बहादुर को, औरंगजेब के द्वारा मृत्यु दंड। ये बहुत फेमस क्वेश्चन 1675 ईस्वी में, 1675 ईस्वी में अंग्रेज द्वारा औरंगजेब द्वारा जो है गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि औरंगजेब का जो एक रिलेशन में था, जिसे जब कि उसका बेटा ही था औरंगजेब को, जो उसे भगा दिया था, वो यहाँ जो गुरु तेग बहादुर शरण दे दिए। गुरु का काम ही होता है शरण देना। और जब तेग बहादुर देव जो है औरंगजेब के बेटे को जब शरण दे दिए, इसीलिए औरंगजेब ने उन्हें मरवा डाला। गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के धर्म के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। और यह बिहार एग्जाम के लिए बहुत फेमस इसलिए क्योंकि इनका जन्म जो है पटना साहिब में हुआ था। कब हुआ था जन्म? तो इनका हम ईस्वी याद करने का सलाह देंगे। इनका जन्म 1675 ईस्वी में हुआ था, 1675 ईस्वी में। और 1708 ईस्वी में नांदेड़ में इनका मृत्यु हो गया था। नांदेड़ महाराष्ट्र में पड़ता, नांदेड़ में इनकी मृत्यु हो गया था। और यह खालसा सेना का संगठन किए थे। खालसा पंथ की स्थापना किसने किए थे तो गुरु गोविंद सिंह किए थे। तो सिख धर्म से क्वेश्चन आ सकता है गुरुओं से। तो यही सब इनका नाम और इनके समय किया गया प्रमुख कार्य जिसके लिए वो फेमस है। फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं। गुरु नानक देव जो है सिख धर्म के संस्थापक थे। महाराज अंगद देव गुरुमुखी लिपि की स्थापना किए थे। अमरदास जो थे 22 गद्दी बनाए थे। और अर्जुन देव जो थे, रामदास जो थे अमृतसर शहर की स्थापना किए थे। अर्जुन देव जो थे स्वर्ण मंदिर की स्थापना, हरगोविंद सिंह अकाल तख्त की स्थापना, और हर राय जो है उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिए थे। और हरकिशन देव जो है अल्प आयु में मृत्यु हो गया था। हरकिशन मतलब कृष्ण भगवान उनको हर ले गए अल्प आयु, मतलब कम उम्र में जो है मरने वाला या अमर होने वाला जो है कौन थे गुरु? तो वो थे हरकिशन देव। तेग बहादुर औरंगजेब की हत्या, औरंगजेब ने हत्या कर दिया क्योंकि शरण दे दिए थे औरंगजेब के शत्रु के, इसलिए। गुरु गोविंद सिंह जो है खालसा सेना की स्थापना किया था। इनका जन्म 1675 में और मृत्यु जो है 1708 ईस्वी में नांदेड़ में हुआ था। तो सिख धर्म से इतना क्वेश्चन आपके लिए बनता है।
पेशवाई को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त कर दिया? पेशवाई, पेशवा अभी भी हम पढ़ाए थे, बाजीराव प्रथम पेशवा और निजाम के शासक आसफ अली के बीच जो युद्ध हुआ था। और आज अब हम बता रहे हैं यहाँ पे जो पेशवा का काम ही तमाम कर दिया आज की, और वहां पे जो है फिर से अंग्रेज शासक आ गया, और वो कौन था? तो बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने जो है पेशवा को समाप्त कर दिया। यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल लिखा हुआ। आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान पेशवाई को खत्म कर दिया था। यह युद्ध 1817 से 1819 के बीच चला था। इस युद्ध में मराठा साम्राज्य को हराकर अंग्रेजों ने पेशवा पद को समाप्त कर दिया। साफ साफ अक्षर में लिखा हुआ, हरा दिया पेशवा। उस समय पेशवा से बाजीराव द्वितीय थे, बाजीराव द्वितीय थे। बाकी इस युद्ध का डिटेल दिया हुआ है। इस युद्ध में मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय ने नेतृत्व किया था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने पेशवा को 8 लाख रुपए के वार्षिक पेंशन पर कानपुर के बिटूर भेज दिया। इस युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने पेशवा के सभी प्रभुत्व पर कब्जा कर लिया। जब युद्ध ही हार ही गया तो इसे जो है बहुत सारी चीज जो है पेशवा मतलब अस्तित्व ही मिटा दिया गया साफ साफ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत जो है कब किया गया था? इसकी शुरुआत 2015 ईस्वी में किया गया था। और कौन किए थे? तो नरेंद्र मोदी किए थे। और इससे संबंधित जो है जितना भी योजना है वो हम योजना को इसमें बता देते हैं। योजना जो है इसका स्मॉल डेट भी याद कर लेना है, 22 जनवरी 2015। स्मॉल डेट पूछ दे तो 22 जनवरी 2015 को, 22 जनवरी 2015 को जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ हुआ था। और इसमें जो है आप देख सकते हैं कि और भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वाभाविक सी बात है कि भारत में जो है नारी शक्ति को सशक्त बनाया गया था। और जो है नारी शक्ति के खिलाफ जितना भी होता शोषण बहिष्कार वस्त्र सभी चीजों पर ध्यान देते हुए इसका जो है बताया गया था। नीति आयोग की बात करें, 15 में पूछता क्वेश्चन, तो नीति आयोग की स्थापना भी 2015 ईस्वी में हुआ था। तो भारत सरकार द्वारा जो है बहुत सारी योजनाओं को जो है कि लाया गया था। उस योजना के हम थोड़ा सा लिस्ट इसमें नहीं आया है, उस योजना का हम थोड़ा सा लिस्ट हम इसमें जो है इसमें फोटो में आप हम लगा देंगे, देख रहे होंगे स्क्रीन पे जो है यहाँ पे हम सभी को लिस्ट जो है कि आप लोग इससे जो है नोट कर लीजिए, क्योंकि यह बहुत फेमस लिस्ट है और इससे जो है योजना से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना जो है 2015 ईस्वी में हुआ था। तो नीति आयोग से पहले क्या था? तो नीति आयोग से पहले था योजना आयोग। नीति आयोग से पहले था योजना आयोग, योजना आयोग। नीति आयोग से पहले था योजना आयोग। और योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 ईस्वी में किया था। और उस समय जो प्रथम अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे जी के। इसका अध्यक्ष हमेशा जो है प्रधानमंत्री होता है। तो इसका मतलब अभी जो है कौन आयोग होगा? अभी जो है नीति आयोग जो है, योजना आयोग का ही नाम बदल करके नीति आयोग रखा गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष अभी जो है कौन है? तो इसके अध्यक्ष जो है नरेंद्र मोदी होंगे। स्थापना इसका 15 नवंबर 2015 को हुआ था। कितना बढ़िया याद करने का ट्रिक है, 15 मतलब 15 स्मॉल डेट भी और 15 जो है 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार आए थे, इसीलिए बना चेंज कर डाले थे इसका। और नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है, ये क्वेश्चन याद कर लेना। योजना आयोग जो योजना वाला जो हम अभी बता रहे थे वो कौन कौन योजना कौन होता है? जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुआ था। और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बैंकों से जोड़ना। जनधन योजना का उद्देश्य था जितना ज्यादा लोग बैंक से कनेक्ट हो जाए उसे हम लोग जनधन योजना के नाम से जानते हैं। स्किल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन की स्थापना जो है 28 अगस्त 2014 ईस्वी को हुआ था। स्किल इंडिया मिशन 28 अगस्त 2014 ईस्वी को हुआ था। और युवाओं में कौशल विकास के लिए इसे जो है लाया गया था। युवाओं में कौशल विकास के लिए इसे जो है स्किल इंडिया मिशन को लाया गया था। मेक इन इंडिया बहुत फेमस है, 28 सितंबर 2014 को लाया गया था। देश में विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ावा देना और निर्यात, जितना से ज्यादा निर्यात हो सके इसके लिए जो है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया नहीं, मेक इन इंडिया, इंडिया में बनना चाहिए, चाहे कहीं से भी वस्तु लाए बनना चाहिए, कहाँ? इंडिया में बनना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन की स्थापना 2 अक्टूबर 2014 यह जो है गांधी जी के जयंती पे शुरू किया गया था। और 2 अक्टूबर 1919 तक देश को एक स्वच्छ भारत बनाना है। 2 अक्टूबर 2019, यहाँ पे 1919 लिखा गया है, 2019 तक जो है
एक स्वच्छ भारत बनाना, या 14 से 19, अब अभी स्वच्छ है या नहीं है वो आप लोग सोच सकते हैं। तो ये सब योजनाएं जो है फेमस है। दिल्ली के अंदर लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो पहले लाल किला के बारे में जान लेते हैं कि लाल किला किसने बनवाया था, तब हम उसके जानेंगे अंदर। लाल किला किसने बनाया था? तो ये बनाया था शाहजहां ने लाल किला बनाया था जी। अब इससे जो है और क्वेश्चन इसमें आप पूछ सकते हैं कि मोती मस्जिद, जो लाल किला के अंदर मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद, तो मोती मस्जिद किसने बनाया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण जो है मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब ने बनवाया था। मतलब औरंगजेब और शाहजहां दोनों मिल करके मोती मस्जिद बनवाया था। औरंगजेब और शाहजहां दोनों बाप बेटा ही था, तो कि दोनों मिल करके कुछ दिन ये रहा होगा तो बनाया और कुछ दिन वो रहा तो वो बनाया होगा। तो मोती मस्जिद का निर्माण उसने करवाया था जी। की लाल किला के निर्माण की बात करें तो लाल किला का निर्माण शाहजहां बनाया था। ये कितना दिन में बना था? तो 1638 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1648 ईस्वी में समाप्त हो गया। 10 साल में बन गया था जी। 10 साल में बन गया था। कौन शाह तो टाइप का उसका नाम है, वो इसका डिजाइन तैयार किया था। और पूछ सकता क्वेश्चन कुतुब मीनार की स्थापना किसने किया था? तो कुतुब मीनार की स्थापना जो है गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सुना है, उन्हीं के नाम, उसी के नाम पर जो है पूरा करवाया गया था। 1199 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसकी स्थापना किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक स्थापना से जाना जाता है, इल्तुतमिश किया था, लेकिन पूरा जो है पूरे गुंबद का लास्ट तक काम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का शासक था जी। 1206 ईस्वी था। और इसमें पूछता क्वेश्चन इंडिया गेट की स्थापना जो है, इंडिया गेट की स्थापना किसने किया था? तो इंडिया गेट की स्थापना अंग्रेज ने बनवाया था। अंग्रेज बनाया था 1920 ईस्वी में बन करके 1921 से शुरू हुआ था और 31 में बन करके तैयार हो गया था। यह क्यों बनाया गया था इंडिया गेट? तो इंडिया गेट जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार में लगभग 80 से 82 हजार जो है सैनिक मारे गए थे इंडिया के, तो उसी के सम्मान के में जो है बनाया गया था। मतलब सैनिक सम्मान के याद में जो है अंग्रेजों ने इंडिया गेट बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? अब साइंस का क्वेश्चन आ गया है, तो साइंस का क्वेश्चन पढ़ने और मजा आता है। सबसे पहले हम पीएच का मतलब बताते हैं। पीएच का मतलब होता है पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब होता है पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कितना उसमें पोटेशियम और हाइड्रोजन का रेशियो है। इसकी खोज सोरेनसन ने किया था। इसकी खोज सोरेनसन ने किया था। लिख देते हैं सोरेनसन, इसकी खोज सोरेनसन ने किया था। और इसमें जो है बताया गया कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 0 से 7 तक रहेगा तो उसे अम्लीय कहा जाएगा। अम्लीय आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे। अम्लीय पक्का पक्की 7 पीएच मान रहेगा तो वो हो जाएगा उदासीन। और उदासीन जो है केवल और केवल शुद्ध जल। शुद्ध जल कैसा होता है? तो शुद्ध जल उदासीन होता है। और जो 7 से अधिक रहेगा, 7 से 14 तक रहेगा, 7 से अधिक, तो वो हो जाएगा क्षारीय नेचर का। कैसा नेचर होगा उसका? तो क्षारीय प्रकृति का होगा। ये बहुत फेमस है। तो मानव रक्त का पीएच मान जो है कितना होता है? तो 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। पेशाब का पूछता है, पेशाब का पीएच मान होता है 6.0। आंसू का पीएच मान होता है 6.0। आंसू का पीएच मान भी 6.0 होता है। अमाशय रस का पूछता है, अमाशय रस का पीएच मान होता है 1.5 होता है। नींबू रस का पूछेगा तो नींबू रस का पीएच मान जो है 2.5 होता है। ये सब अम्लीय है। और समुद्री लवण जितना भी होता है उससे जो है 7 से अधिक रहता है और 7 से अधिक पीएच मान वाला क्षारीय होता है। देखिए किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा आपकी जो है ऊर्जा की इकाई है। ऊर्जा की बहुत फेमस इकाई है किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 5 जूल होता है। ये क्वेश्चन भी याद कर लेना, बहुत फेमस क्वेश्चन है। अब हम घंटा की इकाई से संबंधित अब जान लेते हैं। थोड़ा सा इकाई से संबंधित भी लिख देते हैं इसमें। बल के पूछेगा, बल
बल बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई जो है न्यूटन है। बल की इकाई न्यूटन होता है। सीजीएस पद्धति में डाइन बोलते हैं, सीजीएस पद्धति में डाइन बोलते हैं। और कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। ये सभी के सभी फेमस है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। और आप इसे जो है वेग का मात्रक जो है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। और त्वरण का मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये सभी के सभी बहुत फेमस क्वेश्चन होता है। और आप यहाँ पे गतिज ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, चाहे उसका मात्रक हमेशा जो है जूल ही होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। चाहे आप जो है किसी भी बल, नाभिकीय बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल, सब का मात्रक न्यूटन होता है। उसी प्रकार किसी भी ऊर्जा का मात्रक जो है क्या होता है? जूल होता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो एक होता है निकट दृष्टि। मानव आंख में जो है, मानव नेत्र गोलक के आकार को बढ़ या घट जाने के कारण उसमें विकार उत्पन्न होता है, उसे दृष्टि दोष कहा जाता है। दृष्टि दोष जो है दो तरह का होता है, ऐसे तो चार तरह का होता है, लेकिन चारों तरह का नाम ही जान लेते हैं। दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और एक होता है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और एक होता है अबिंदुकता, अबिंदुकता। मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है, अवतल लेंस का प्रयोग होता है। और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस। ध्यान देना है कि ऑप्शन में आपका जो है रह सकता, दर्पण भी रह सकता, तो दर्पण नहीं मारना है। तो उत्तल लेंस। और बात करें अबिंदुकता के लिए, तो इसके लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेत्र से क्वेश्चन आ गया, तो नेत्र में जो है, मानव नेत्र की बात करें तो मानव नेत्र में जो है लगभग आकार गोलाकार होता है। इसका जो है न्यूनतम परास जो होता है, न्यूनतम परास कितना होता है? तो ये होता है 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम जो होता है वो होता है अनंत। अधिकतम परास कितना होता है? तो वो होता है अनंत होता है। मानव नेत्र की बात कर रहे हैं। कौन सा लेंस पाया जाता है? तो इसमें जो लेंस का नाम है वो है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होता है। इसे जो है अपसारी लेंस भी कहा जाता है, अपसारी लेंस भी कहा जाता है, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी होता है, अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलता है, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोला जाता है। ये सब क्वेश्चन जो है मानव नेत्र के लिए बहुत फेमस बनता है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ओजोन से संबंधित है। ओजोन, ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बना होता है। और यह पृथ्वी के ऊपर आवरण है जो हम सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरणों से यहाँ पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को रक्षा करता है। तो ओजोन जो है इसलिए फेमस है। और जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बना होता है। और ऑक्सीजन की गंध की बात करें तो इसकी गंध जो है सड़ी मछली की तरह रहता है, सड़ी मछली की तरह इसकी गंध होता है। जी, इसको नुकसान कौन पहुंचाता है? तो ओजोन को क्षय करने वाला जो है कारक है वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और एकमात्र महादेश अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जहाँ पे आदमी तो नहीं रहता है, वहां पे जो है इसमें छेद हो चुका है। ओजोन में छेद, ओजोन में छिद्र कहाँ हो चुका है? कौन महादेश में? तो अंटार्कटिका में, जो बर्फ का महादेश है। वहां भी यदि अब आदमी अभी भी रहेगा, वहां जो भी बच्चा पैदा होगा समझो कि लूल्हा, लंगड़ा, त्वचीय कैंसर ये सबसे प्रभावित रहता है। मतलब ओजोन जो है हम लोगों के लिए सुरक्षा वॉल्व है, अर्थ का सुरक्षा वॉल्व से जाना जाता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बना होता है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है संबंध रखता है। इसे नुकसान पहुंचाने वाला गैस जो मुख्य रूप से जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है और CH3I होता है। ये सब जो आपका जो है परफ्यूम मारते, परफ्यूम से निकलता है, और ये सब जो है नुकसान ओजोन को पहुंचाता है। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है पक्षी के लिए फेमस है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पक्षी के लिए फेमस है। बिहार में भी बहुत सारा राष्ट्रीय उद्यान है। पूछेगा आपका कांवड़ झील कहाँ है? तो ये झील से आ गया। तो कांवड़ झील यहाँ राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो यह है बेगूसराय, बेगूसराय में। हम बिहार के जो है टोटल लेकर के आए हैं कहाँ कहाँ जो है यहाँ राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि बिहार का एग्जाम है तो बिहार का क्वेश्चन आएगा ही। वाल्मीकि, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी
चंपारण में। और यहाँ बात करें राजगीर में बहुत सारा अभ्यारण्य है। गोगा बिल पक्षी अभ्यारण्य बहुत फेमस है। गोगा बिल पक्षी अभ्यारण्य है। पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये है आपका कटिहार। गोगा बिल पक्षी अभ्यारण्य कटिहार में है। उदयपुर अभ्यारण्य कहाँ? बिहार का एग्जाम होने वाला, बिहार पुलिस, तो बिहार तक कहीं ज्यादा क्वेश्चन आएगा। तो उदयपुर तो ऐसे एक राजस्थान का शहर है, लेकिन उदयपुर जो है पक्षी अभ्यारण्य जो है कहाँ है? तो ये है आपका जो है बेतिया में। बेतिया जिला है, बेतिया में है उदयपुर। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य जो है राजगीर में। ये सब अभ्यारण्य आपके लिए फेमस है। न्यूट्रॉन की खोज की बात करें, साइंस का क्वेश्चन है, तो न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया था। जेम्स चैडविक कब किया था? जेम्स चैडविक तो जेम्स चैडविक जो है 1932 ईस्वी में किया था इसकी खोज। जेम्स चैडविक 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की खोज किया था। न्यूट्रॉन जो है कैसा होता है? तो ये उदासीन होता है। न्यूट्रॉन जो है उदासीन होता है। बात करें तो इसको दो को क्यों छोड़ दे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन। इस पे कौन आवेश होता है? तो इस पे जो है निगेटिव आवेश होता है। और प्रोटॉन इसका एक और जुड़वा भाई है प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने किया? रदरफोर्ड भी कहीं देता है, और ऐसे गोल्डस्टीन मारना है, गोल्डस्टीन दोनों रहेगा तो फिर गोल्डस्टीन को मारना, नहीं तो रदरफोर्ड भी इसका आंसर आता है। देखिए तो रदरफोर्ड ने इसका जो है कि प्रयोग खोज किया था। देखिए इतने सारे क्वेश्चन जो इसमें बनता है। देखिए गोल्डस्टीन 1886 ईस्वी में खोज किया था, 1886 ईस्वी में, और ये 1897 ईस्वी में खोज किया था। मतलब सबसे पहले खोज किसका हुआ? तो सबसे पहले खोज हुआ था यहाँ पे प्रोटॉन का, फिर इलेक्ट्रॉन का, और लास्ट में जेम्स चैडविक जो है 1932 में न्यूट्रॉन का खोज कर दिया। दो पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों नाभिक एक परमाणु संरचना की थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। इसमें जो है नाभिक में जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर काटता है। पूरे जो है परमाणु संख्या जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार से मिलता है। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो यूरिया का पहले हम सूत्र जान लेते हैं, सूत्र से रासायनिक नाम निकल जाएगा CONH2। CONH2 होता है यूरिया का। यूरिया का जो है सूत्र होता है कि इसको रासायनिक नाम में जाना था कार्बामाइड। कार्बामाइड इसका जो है रासायनिक सूत्र होता है। CONH2 का होल ट्वाइस होता है। CONH2 होता है। CONH2 का होल ट्वाइस होता है, ऐसे होता है। साफ से लिख देते हैं इसे, CONH2 का होल ट्वाइस। CONH2 का होल ट्वाइस मतलब दो गो NH2, दो मूलक होता है NH2 का। यूरिया का उपयोग आप लोग जो है कृषि से संबंधित ही होंगे, तो आप लोग जो है देखे होंगे यूरिया जो खाद होता है उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस मिलाया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1999 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये कहाँ पड़ता है? तो पंजाब के अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहाँ पे जो है हजार लोगों को कत्ल कर दिया गया था, और इसी के विरोध में जो कि असहयोग आंदोलन भी हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन हुआ था। मतलब असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण की बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ही है। कर्क रेखा भारत के कौन कौन राज्य से गुजरता है? जिसके लिए आप एक ट्रिक जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो लिख लेना है, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार मतलब मी से हो जाएगा आपका मिजोरम, त्रि से हो जाएगा आपका त्रिपुरा, और पर से हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और र से हो जाएगा आपका जो है राजस्थान, और ग से हो जाएगा गुजरात, और म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, और छ से हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, झार से हो जाएगा झारखंड। तो टोटल 8 राज्य से होकर गुजरता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल जो है 8 राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरता भारत में। कर्क रेखा बोला जाता है, हम थोड़ा सा इसका जो है फिगर के माध्यम से जान ले तो ये है, ये अर्थ इसे 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। इससे जो है विषुवत रेखा भी बोला जाता है, हिंदी में इसे विषुवत रेखा बोलते हैं। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश को कौन सी रेखा बोला जाता है? तो विषुवत रेखा बोलते हैं। और इसके ऊपर 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है,
37 डिग्री जो है नॉर्थन हेमिस्फेयर है, इससे बोला जाता है क्या चीज, इससे बोला जाता है कर्क रेखा। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। और इससे जो बोला जाता है 37 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश को हम लोग जो है साउथ अक्षांश को क्या बोलेंगे, इसे बोला जाता है मकर रेखा। मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऊपर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इसे ट्रॉपिक ऑफ, ऊपर को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोला जाता है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद किए थे। स्वामी विवेकानंद, और आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद किए थे। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद किए थे। और यह कौन कौन चीज की स्थापना किए थे, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की भी स्थापना यही किए थे। DAV, दयानंद एंग्लो विश्वविद्यालय की स्थापना भी स्वामी विवेकानंद किए थे। इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। मूल शंकर। आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उनके बचपन का नाम था मूल शंकर। इनका कहानी भी 10th में पढ़े होंगे। उत्तराखंड के प्रमुख झील तो आपको बता दूं, जितना लगभग झील में जितना में ताल लगा रहेगा, खुरपताल झील, नैनीताल झील, जितना भी ताल वाला आएगा लगभग झील जो है उत्तराखंड आपको जो है मार करके आना है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो R बराबर फॉर्मूला होता है रो इंटू L/A, और इसी को हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। और इसका मात्रक होता है ओम। इसका मात्रक ओम होता है। और इसे जो है ऐसे हेडफोन के सिग्नल की तरह सूचित किया जाता है कि तो इसका मात्रक ओम होता है। या ओम के नियम थोड़ा सा जान लेते हैं। ओम का नियम होता है V बराबर IR। V बराबर IR होता है यहाँ पे, V बराबर IR। इसी से संबंधित V का मात्रक वोल्ट होता है, I का मतलब एम्पियर होता है, एम्पियर, और R का मतलब ओम होता है। इसी तीनों की सहायता से जो है आप किसी का भी मात्रक निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में